हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 4, जो कि एक पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है टू द कुकू, यानी कोयल के लिए या कोयल के प्रति या कोयल को। अब हम इसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। तो इसके पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, इनका जन्म 6 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन की बात करें अगर, तो ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्सहेड एंड सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज में इनकी एजुकेशन हुई। इनकी फर्स्ट पोएम जो थी एन इवनिंग वॉक थी, जो इन्होंने 23 ईयर्स की एज में लिखी थी 1793 में। इसके बाद इनकी टी.एस. कॉलरिज से दोस्ती हुई और उनके साथ उन्होंने मिलकर लिरिकल बैलेड जो है 1798 में इसको बनाया, और ऐसा माना जाता है कि इसके साथ ही रोमांटिक जो युग है इंग्लिश पोएट्री में उसकी शुरुआत हुई। और इस जो है इन्हें रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको रोमांटिक पोएम भी कहा जाता है। और ग्रेट एडमायरर एंड लवर ऑफ नेचर, यानी नेचर के बहुत बड़े प्रेमी रहे हैं, ये प्रकृति के प्रेमी रहे हैं। और इनकी पोएम्स जितनी भी होती है वो प्रकृति की प्रशंसा कर रही होती है या खूबसूरती का वर्णन कर रही होती है। यानी मैक्सिमम पोएम्स इनकी जो है वो प्रकृति, नेचर की खूबसूरती बता रही होती हैं, इसलिए इनको नेचर लवर भी कहा जाता है। और एडमायरर माने होता है प्रशंसा करने वाला, तारीफ़ करने वाला। तो नेचर लवर, एडमायरर, ये सब इनको कहा जाता है। इनकी पोएम्स पूरी नेचर पर आधारित होती है, जैसे कि ये पोएम भी पूरी नेचर पर ही आधारित है। अब हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं हिंदी में। तो ओ ब्लाइथ न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। ब्लाइथ का मतलब होता है हंसमुख या जिंदा दिल। न्यू कमर मतलब नए आने वाले या नए आगंतुक। और दी का मतलब होता है तुम्हें, और रिजॉइस का मतलब होता है आनंदित होना। तो इसमें पोएट कह रहे हैं। और इसके पहले हम एक बात जान लें कि इन्होंने जो ये लिखी है पोएम, तो ये ऐसा बताया गया है कि ये एक खूबसूरत सी वादियों में, जहाँ पे नदी, पहाड़ सब कुछ है चारों तरफ, ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं और उनको कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उसको कहते हैं कि ओ ब्लाइंड न्यू कमर आई हैव हर्ड, आई हियर दी एंड रिजॉइस। वो कह रहे हैं कि ओ हंसमुख और अजनबी या नए आने वाले, मैं तुम्हें यहाँ पर सुन रहा हूँ और तुमको सुनकर आनंदित हो रहा हूँ। ओ कुकू शॉल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस। देखिए, कुकू माने तो कोयल होता है, ये हम सभी जानते हैं। और वॉन्डरिंग मतलब होता है भटकती हुई, वॉइस मतलब आवाज़। तो वो उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक पक्षी कहूँ या बर्ड कहूँ, तुम्हें एक बर्ड के कहकर पुकारूँ, या और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस, या तुम्हें एक घूमती हुई या भटकती हुई आवाज़ कहूँ। While I am lying on the grass, the twofold shout I hear। वो कह रहे हैं कि जब मैं, यानी उसी प्रकृति में, नेचर में, जब वो लेटे हुए होते हैं घास पर, हरे घास के मैदान में, तो उनका कहना है कि while I am lying on the grass, the twofold shout I hear। जब मैं वो घास पर लेटा होता हूँ तो मैं इस टूफोल्ड मतलब दोहरी आवाज़ को सुनता हूँ। From hill to hill it seems to pass, at once far off and near। उस आवाज़ को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाते हुए मैं सुनता हूँ, at once far off and near। और कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत दूर मुझसे चली गई, और कभी मुझे लगता है कि मेरे बहुत पास है। तो जब हम किसी पहाड़ियों के इलाके में खड़े होते हैं, पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ पे कोई भी आवाज़ जो है वो हमको सब तरफ से टकराते हुए आती है, दोहरी आवाज़ आती है या सब तरफ से टकराते हुए आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की तरफ जा रही है, लेकिन हमें वहाँ पे ये नहीं पता चलता कि आवाज़ हमें कहाँ से आ रही है। तो वो यही कहते हैं कि वो कभी लगती है कि इस पहाड़ से आ रही है या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जा रही है, और कभी मुझसे बहुत दूर चली जाती है और कभी मेरे पास आती है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं।
though babbling only to the veil of sunshine and of flowers, thou bringest unto me a tale of visionary hours। बैबलिंग मतलब होता है बड़बड़ाना या गपशप करना, वेल माने होता है घाटी। तो यहाँ पे पोएट हमको ये कहना चाहते हैं कि दो बैबलिंग ओनली टू द वेल ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे वो नदी की जो आवाज़ होती कल कल की, उसके लिए कह रहे हैं बैबलिंग कि वो घाटी के साथ गपशप कर रही है। यानी नदी की जो आवाज़ आती है हमको कल कल की, तो उनका कहना है कि वो वहाँ पे घाटी के साथ वो गपशप कर रही, जिसकी ये आवाज़ आ रही है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, और जो सूरज की किरणें जो वहाँ पे घाटी और फूलों पर पड़ती है, तो उससे एक बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर पैदा होता है, उत्पन्न होता है। दो ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल ऑफ विजनरी आवर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो नदी की कल कल की आवाज़ और सनशाइन जो फ्लावर्स पर और घाटी पर पड़ रहा है, ये मुझे एक परी कथा की तरफ ले जाते हैं। यानी उनको ये लग रहा है कि ये सब दृश्य जो है, एक ऐसा लग नहीं रहा कि रियल है, ये एक काल्पनिक है, या जैसा परी कथाओं में बताया जाता है वैसा दृश्य है, और ये काल्पनिक चीज़ों के जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टैंजा। Thrice welcome, darling of the spring, even yet thou art to me no bird but an invisible thing, a voice, a mystery। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि वो उसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग का टाइटल देते हैं, यानी बसंत की प्रिय, और उसका थ्राइस वेलकम करते हैं। यानी वो उनको उसको इतना आदर देते हैं, इतनी अच्छी लगती है उनको वो कुकू, कि वो उसका थ्राइस वेलकम, 3 बार वेलकम करते हैं और उसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिट यानी स्प्रिंग यानी बसंत की प्रिय कहते हैं। इवन येट दो आर टू मी, और वो ये सब उन्हें एक कल्पना या कला के जैसा लगता है, एक चित्रकार की कल्पना या एक ईश्वर की जो है कला कहना चाहते हैं वो उसको। वो कहते हैं कि ये सब कुछ रियल ना लग के कला लगता है, किसी की कल्पना जैसा लगता है। नो बर्ड बट एन इनविजिबल थिंग, अ वॉइस, अ मिस्ट्री। उनका कहना है कि तुम एक अदृश्य आवाज़ हो, तुम कोई पक्षी नहीं हो, और उन्हें वो एक रहस्यमयी आवाज़ लगती है। उनका कहना है कि तुम एक रहस्यमयी आवाज़ हो, तुम कोई पक्षी नहीं हो, क्योंकि वो उनको दिखाई नहीं देती, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती, इसलिए वो उनको लगता है कि ये एक रहस्यमयी चीज़ है और एक मिस्ट्री है। अब इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, आई लिसन्ड टू दैट क्राई, विच मेड मी लुक 1,000 वेज इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। अब जो पोएट है वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, बचपन के दिनों को, कि जब यही आवाज़ मुझे अपने उन दिनों में याद सुनाई देती थी जब मैं स्कूल में जाया करता था। यानी मैं एक छोटा बच्चा था और स्कूल जाया करता था, तब मुझे जब ये आवाज़ सुनाई देती थी तो ये मुझे मजबूर कर देती थी हज़ारों जगहों में या हज़ारों रास्तों में इसको ढूंढने के लिए। वो इनको इन बुश एंड ट्री एंड स्काई, तो पोएट इनको झाड़ियों में, बुश माने होता है झाड़ियों में, और ट्रीज़ पेड़ों पर, और आसमान की तरफ जब भी कोई आवाज़ आती है तो हम आसमान की तरफ भी देखते हैं, तो वो इन सब जगहों पे इनको ढूंढने की कोशिश किया करते थे। टू सीक दी डिड आई ऑफन रो थ्रो वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, एंड दो वर्ट स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। और सीक माने होता है ढूंढना, और रो माने होता है भटकना। तो वो इस आवाज़ को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते थे, यानी जंगलों में, वुड्स में, पेड़ों पर, पेड़ों के बीच में, और एंड ऑन द ग्रीन यानी हरियाली में, हरे भरे घास के मैदानों में और पेड़ों या जंगलों में उनको इस आवाज़ को ढूंढने के लिए वो भटकते रहते थे। एंड दो वर्ट स्टिल अ होप अ लव स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन। लेकिन उनका ये कहना है कि वो उस आवाज़ को अभी तक नहीं ढूंढ पाए, इसलिए अभी तक उनके मन में एक होप, आशा है, एक प्रेम है उस आवाज़ के प्रति। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर नेवर सीन, जिस आवाज़ को वो अभी तक नहीं देख पाए हैं, वो सिर्फ सुनते ही रहे हैं और वो उसको अभी तक ढूंढते रहे, लेकिन उनके मन में यानी बचपन से अभी तक एक आशा और लव यानी प्रेम उस आवाज़ के लिए बचपन से अभी तक रहा। अब हम इसका नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। And I can listen to the yet, can lie upon the plain,
एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। वो पोएट कहते हैं कि अब मैं घास पर लेटकर या मैदान में लेटकर उस आवाज़ को दोबारा सुन सकता हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। और बिगेट का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना किसी चीज़ को। तो उनका ये कहना है कि अब मैं दोबारा जब प्लेन पर लेटकर यानी ज़मीन पर या मैदान पर लेटकर इस आवाज़ को दोबारा सुन सकता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने अब फिर से दोबारा अपने गोल्डन टाइम यानी जो बचपन का टाइम था जब मैं वो इस आवाज़ को पहले भी सुना करता था, तो अब उस टाइम को लगता है उनको कि मैंने इसको दोबारा प्राप्त कर लिया है। O blessed bird, the earth we pace again appears to be an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। अब ये जो आखिरी स्टेंजा है इसमें वो कहते हैं कि ओ ब्लेस्ड बर्ड यानी ओ भाग्यशाली या खुशकिस्मत पक्षी, द अर्थ वी पेस यानी पेस मतलब होता है चलना, कदम एक कदम 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 बढ़ाकर चलना। तो वो कहते हैं कि ओ भाग्यशाली पक्षी जो अर्थ जिस पर कि हम लोग चलते हैं कदम बढ़ाकर, अगेन अपीयर्स टू बी दोबारा ऐसा महसूस होता है, एन अब सब्सटेंशियल फेरी प्लेस दैट इज़ फिट होम फॉर थी। यानी ये एक छोटा सा एक फेरी प्लेस यानी परियों का घर या परियों की जगह दोबारा अब अर्थ ऐसा महसूस होता है जैसे ये एक छोटा सा परियों का घर है, दैट इज़ फिट होम फॉर थी। अब दोबारा हमको ये लगता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही घर है, जो जिस ज़मीन पर हम लोग चलते हैं वो दोबारा ऐसा महसूस होता है कि ये एक छोटा सा परियों का शहर या परियों का स्थान है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही सही घर है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो 10th स्पेशल इंग्लिश में पोएम के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं पेपर में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा एक्सट्रैक्ट है, फर्स्ट स्टेंजा ओ ब्लाइथ न्यू कमर वाला, उसके ये 2014 में आया है और इसके क्वेश्चंस में फर्स्ट है द वर्ड ब्लाइथ मीन्स। तो ब्लाइथ का मतलब जैसा कि हम जानते हैं हंसमुख या जिंदा दिल या खुश रहने वाला जो होता है उसको ब्लाइथ कहा जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर थर्ड वाला आएगा हैप्पी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स इज। तो हम जानते हैं कि इसके पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट फील ऑन हियरिंग द कुकूज सॉन्ग। पोएट किस तरह का फील करते हैं या किस तरह महसूस करते हैं जब वो कोयल के गीत को सुनते हैं। तो इसका आंसर है ऑन हियरिंग द कुकूज सॉन्ग पोएट फील्स डिवाइन हैप्पीनेस। जब कोयल के गीत को वो सुनते हैं, कवि जब कोयल के गीत को सुनते हैं तो उनको एक अलौकिक सुख या आनंद की प्राप्ति होती है। डिवाइन माने अलौकिक। तो ही गॉट लॉस्ट इन द इमेजिनेटिव मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट विच ही यूज्ड टू एक्सपीरियंस द सेम डिवाइन हैप्पीनेस। वो जब कोयल के गीत को सुनते हैं तो अपने अतीत में पुरानी यादों में खो जाते हैं जब वो इसी तरह का अनुभव करते थे, अलौकिक सुख का अनुभव करते थे जब वो कोयल की आवाज़ को बचपन में सुना करते थे। तो उन दिनों की यादों में वो दोबारा खो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास वाला। ये जो है 2016 एंड 19 में आया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ लाइंग ऑन द ग्रास। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि घास पर कौन लेटा हुआ है। तो पोएट खुद ही घास पर लेटे हुए और वो अपनी इन पंक्तियों को कह रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पोएट। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पोएट ऑफ द पोएम। ये क्वेश्चन हर एक्सट्रैक्ट में पूछा जा सकता है, तो अपन इसका आंसर जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट हियर, व्हाट इज़ ही डूइंग व्हेन ही हियर्स दैट। पोएट कौन सी आवाज़ को सुनते हैं या वो क्या सुनते हैं और वो उस समय क्या कर रहे होते हैं जब वो उस आवाज़ को सुनते हैं। तो इसका आंसर है द पोएट हियर्स द टू फोल्ड साउंड ऑफ द कुकू। पोएट जो है वो कुक्कू की दोहरी आवाज़ को या
कई जगह से आती हुई उसकी आवाज़ों को सुनते हैं। ही इज़ लाइंग ऑन द ग्रास व्हेन ही हियर्स द साउंड। वो उस वक्त घास पर लेटे हुए होते जब वो इस आवाज़ को सुनते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है इसका थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग वाला, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु इज़ रेफर्ड टू एज द डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग। किसे डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि कुक्कू को डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। तो इसका आंसर भी हम जानते हैं कि ये टू द कुक्कू पोएम से ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज द पोएट कॉल द डार्लिंग ऑफ द स्पिरिट एज अ मिस्ट्री। पोएट ने जो डार्लिंग ऑफ द स्पिरिट यानी जो कुक्कू है उसको एक मिस्ट्री क्यों कहा है, उसको एक रहस्यमय चीज़ क्यों कहा है, उसको रहस्य क्यों कहा है? तो इसका आंसर है कि द पोएट कॉल्स द डार्लिंग ऑफ द स्पिरिट एज अ मिस्ट्री बिकॉज ही हैज़ नेवर सीन इट एंड हैज़ ओनली हर्ड इट्स वॉइस। पोएट ने उसे मिस्ट्री या एक रहस्यमयी आवाज़ इसलिए कहा है क्योंकि आज तक उन्होंने उसको कभी देखा नहीं है, बस वो हमेशा उसकी आवाज़ को सुनते रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा जो है टू सीक दी डिड आई ऑफन रो, ये वाला स्टैंजा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन इज़, इसका आंसर टू द कुक्कू। इन दीज लाइन्स दी रिफर्स टू, दी माने होता है तुम्हें। तो पोएट जो है इस पूरी पोएम में किसको बोल रहा है? तो वो है, इसका आंसर है कुक्कू, क्योंकि कुक्कू के ही ऊपर ये पूरी पोएम लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डिड द पोएट डू टू फाइंड दी, वॉज ही सक्सेसफुल। दी का मतलब होता है तुम या तुम्हें। तो इस पूरी पोएम में पोएट जिसे तुम कहकर बुला रहा है, क्या वह उसे ढूंढने के लिए क्या क्या करता है और क्या वो इसमें सफल होता है? तो इसका आंसर है द पोएट वॉन्डर्स थ्रू द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड टू फाइंड दी। नो ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, ही कुड ओनली हियर इट्स वॉइस। तो पोएट जो है जंगलों और घास के मैदानों में उस दी को ढूंढने के लिए या तुम्हें उसको ढूंढने के लिए भटकता रहता है। वॉन्डर्स माने होता है भटकना, तो वो उस तुम को ढूंढने के लिए भटकता रहता है और वो इसमें सफल नहीं होता, उसे ढूंढ नहीं पाता है, वो सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी इससे पढ़ाई कर सके और फ़ायदा उठा सकें। और अगर इसमें आपको कोई कमी महसूस होती है तो उसको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।